डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में जिसका टाइटल था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस पार्ट 1, हम लोगों ने बात किया था कि क्या होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस से बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, हम समझाते हैं आपको क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। मान लीजिएगा कोई आप रिएक्टेंट ले लें, पहला आपका ए हो और दूसरा आपका क्या हो, बी हो, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पदार्थों को ही हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब ये रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाए, ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो करके, ठीक है, आपका एक नया पदार्थ बनाए। मान लीजिएगा कोई एक नया पदार्थ आपका क्या बनाते हैं, ए बी। बात समझ में आई? ये आपका रिएक्टेंट है, ये आफ्टर केमिकल रिएक्शन किसमें चेंज हो जाए, ए बी में चेंज हो जाए। लेकिन जब इस रिएक्टेंट से ये आपका प्रोडक्ट बन रहा हो, इसी के साथ साथ क्या होने लगे, आपका जो ये प्रोडक्ट है इसका भी कुछ हिस्सा जो है वो रिएक्टेंट में बदलने लगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट ए बी में बदले और इसी के साथ साथ इस प्रोडक्ट ए बी का जो कुछ हिस्सा हो वह किसमें बदलने लगे, वो बदलने लगे रिएक्टेंट ए प्लस बी में, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट बन जाए, अर्थात ये आपकी अग्र दिशा में भी संभव हो। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, ये जो आपका डायरेक्शन है ये अग्र दिशा कहलाता है और ये जो आपका डायरेक्शन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च दिशा बोलते हैं। यानी कि वह केमिकल रिएक्शन जो अग्र दिशा में भी संभव हो और पश्च दिशा में भी संभव हो, लेकिन पूरी ना हो। ध्यान दीजिएगा, अब a प्लस बी से क्या बन गया, ए बी, लेकिन ए बी से फिर से तो बन रहा है a प्लस बी, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुई? तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये आपका जो साइन है वो रिवर्सिबिलिटी का साइन है, उत्क्रमणीयता का निशान है। ऊपर वाले का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और नीचे वाले का मतलब होता है प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, आपका रिएक्टेंट, ठीक है। एक और बात, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो बनना है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने की जो क्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, अर्थात पश्च अभिक्रिया, ठीक है। तो वह आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अग्र अभिक्रिया भी सम्मिलित हो और पश्च अभिक्रिया भी सम्मिलित हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम ले लें PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, जिसको हम हीट करते हैं, तो यह आपका टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में, अर्थात Cl2 में, ठीक है। PCl5 को हमने हीट किया, ये PCl3 में ब्रेक हो गया और Cl2 में ब्रेक हो गया। लेकिन होता क्या है, जब इसको हम ठंडा करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे जो PCl3 और जो Cl2 है वो आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, PCl5 बना लेते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया रिवर्सिबल रिएक्शंस का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिएगा हम ले रहे हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर भी कहा जाता है। नौसादर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो जब NH4Cl को हम गर्म करते हैं, NH4Cl को हम गर्म करते हैं, तो ये NH4Cl
टूट जाता है अमोनिया गैस में और यह टूट जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको यदि हम फिर से ठंडा करते हैं तो यही NH3 और जो ये HCl है ये आपस में कंबाइन हो करके NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। तो यह आपकी थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, वह आपकी केमिकल रिएक्शंस जो अग्र दिशा में भी संभव होती हैं और पश्च दिशा में भी संभव होती हैं, जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है, जिनके बीच में यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मध्य में इस तरीके का निशान लगा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल जैसे PCl5 को हमने गर्म किया तो ये आपका बन गया PCl3 और ये बन गया आपका Cl2। अब इन दोनों को जब हम ठंडा करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कंबाइन होकर के PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। वैसे आपका ये सेकेंड एग्जांपल NH4Cl नौसादर, इसको गर्म करने पर ये आपका टूटता है NH3 में और HCl में, फिर ठंडा करने पर यही कंपोनेंट आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं NH4Cl। ठीक है, यानी कि वो सभी केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए और जिनके बीच में इस तरीके का साइन लगा हो। ठीक है, वो आपकी होती हैं सब केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल। अब देखिएगा कौन कौन सी जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। तो पहली आपकी रिएक्शन जो होती है वो है आपका तापीय वियोजन। ठीक है, तापीय वियोजन जिसे कहा जाता है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन, तापीय वियोजन। वियोजन क्या होता है, हमने एक लेक्चर में पढ़ा है कि वियोजन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि तापीय वियोजन क्या होता है। वियोजन देखने के लिए आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, वियोजन आपके समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि तापीय वियोजन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा कोई भी आपका पदार्थ हो, कोई भी आपका सबस्टेंस हो, कोई भी आपका रिएक्टेंट हो, कंपाउंड हो, इसको हम क्या कर दें, इसको हम गर्म कर दें। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें और गर्म करने पर यह आपका कंपाउंड अपने ही कंपोनेंट में जो है वो ब्रेक हो जाए और ठंडा करने पर यही कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर के कंबाइन होकर के क्या कर लें, उस रिएक्टेंट का निर्माण कर लें। तो इस तरीके का जो डिसोसिएशन होता है उसे हम लोग थर्मल डिसोसिएशन या फिर तापीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दें, ठीक है, तो यह आपका टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबल रिएक्शन भी शो करता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी शो करता है। अगर जो यही अब क्रिया हम बंद बर्तन में करवा दें, ठीक है, यह क्रिया हम किसमें करवा दें, बंद बर्तन में, तो इसी रिएक्शन जो ये रिएक्शन है वो आपकी हो जाएगी रिवर्सिबल। कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। लेकिन अगर जो यही रिएक्शन हम करवा दें खुले बर्तन में तो यह आपकी अभिक्रिया हो जाएगी इरिवर्सिबल। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों टाइप की केमिकल रिएक्शन को शो करता है। अगर जो बंद पात्र है आपका तो वो आपकी रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, लेकिन अगर जो यही पात्र आपका ओपन है तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी इरिवर्सिबल। ठीक है, देखिएगा, तो ये आपका हो गया तापीय। सेकेंड इज आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन भी शो करती हैं, यानी कि ये इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं और ये रिवर्सिबल भी हो सकती हैं। अब पहले तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते किसको है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहते किसको है। अब इसमें केवल आपको समझना है, जब हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल रिएक्शन तो हमने इसका एग्जांपल बताया था कि अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका
और इसके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर जो प्रबल अम्ल है और आपका प्रबल क्षार है तभी आपका साल्ट ही बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, आपका वाटर भी बनेगा, ठीक। अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तब आपका साल्ट और वाटर का बनना जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है। वो कैसी होती है, वो होती है आपकी इरिवर्सिबल, ठीक है। वो आपकी होती है इरिवर्सिबल। लेकिन अगर जो हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के स्थान पर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के स्थान पर अगर जो हम वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल का प्रयोग करें, ठीक है, और इसके स्थान पर हम दुर्बल क्षार का प्रयोग करें, ठीक है, तभी आपका क्या बनेगा, तभी आपका साल्ट ही बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन आपकी जो ये रिएक्शन होगी वो आपकी रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, उत्क्रमणीय होगी। ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण क्रिया कहते किसको है, तो अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस के मध्य रिएक्शन के बाद जो साल्ट और वाटर बनता है इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब साल्ट और वाटर के बनने की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर जो वीक एसिड है और आपका वीक बेस है तब जो साल्ट और वाटर बनने की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो आपकी उत्क्रमणीय होती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आप जानते हैं कि CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। और जब आपका जो यहाँ पर हम लिखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एक वीक बेस है, ठीक है। तो ये वीक एसिड हो गया और ये आपका एक वीक बेस हो गया। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा CH3COOK अर्थात पोटेशियम एसीटेट और साथ में आप क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। तो आपकी जो ये रिएक्शन है वो कैसी है, वो रिवर्सिबल है। यानी कि अगर जो हम पोटेशियम एसीटेट की रिएक्शन किससे करवा दें, H2O से करवा दें तो पुनः एसिटिक एसिड और आपका KOH बन जाता है। तो आपकी जो ये रिएक्शन है वो आपकी कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। यानी कि अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य रिएक्शन वाली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो तो इरिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर जो दुर्बल आपका अम्ल हो, अगर जो आपका वीक एसिड हो और जो वीक बेस हो, ठीक है, उसके मध्य में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वो आपकी रिवर्सिबल। थर्ड है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। पहले हम ये देखते हैं कि जल अपघटन होता क्या है। तो किसी भी लवण का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी लवण का कि किसी भी साल्ट की क्रिया हम किससे करवा दें, वाटर से करवा दें, ठीक है। किसी भी साल्ट की क्रिया हम किससे करवा दें, वाटर से। यानी कि किसी साल्ट का वाटर के द्वारा, ठीक है, डिकम्पोजिशन, किसी साल्ट का वाटर के द्वारा डिकम्पोजिशन अर्थात किसी लवण का जल के द्वारा जो अपघटन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं जल अपघटन, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। परिभाषा तो होगी, डेफिनेशन इसकी होगी, किसी साल्ट का वाटर के माध्यम से उसका हम क्या करवा दें, डिकम्पोजिशन करवा दें, तो यह आपका कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल देखिएगा इसका, जैसे हम कोई एक सॉल्ट लेते हैं, एस्टर ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एस्टर नया वर्ड है आपके लिए। जिनका भी सामान्य सूत्र, जिन भी सॉल्ट का सामान्य सूत्र ऐसा होता है RCOOR' के रूप का होता है, उसे हम लोग एस्टर कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एस्टर। इसमें जो ये R होता है ये एल्किल मूलक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है एल्किल मूलक। किसे कहते हैं, एल्किल मूलक। तो एल्किल मूलक वह हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्किल मूलक वह हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या के दोगुने से एक ज्यादा होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक बोलते हैं। तो यह आपका हो गया एस्टर। अब हम क्या लेंगे, जल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जल अर्थात H2O। यह आपका एक साल्ट हो गया जिसका क्या नाम है, एस्टर। इसमें जो R है वो क्या है, एल्किल मूलक है। कहते किसको, एल्किल मूलक। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक ऐसा मूलक जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो हो वह कार्बन परमाणुओं की संख्या के दोगुने से एक अधिक हो। अब इसका हमने क्या किया, जल अपघटन। जब इसका हम लोग करते हैं जल अपघटन तो यह आपका टूटता है RCOOH, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और ये टूटता है R-OH
जिसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, या आपका एस्टर हो गया, या आपका जल हो गया। जब हमने इस एस्टर का किया जल अपघटन तो यह आपका टूटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में और यह आपका टूट गया एल्कोहल में। ध्यान दीजिएगा, अगर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम एल्कोहल से करवा दें तो एस्टर बन जाता है। ठीक है, अगर जो एस्टर का हम जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बन जाता है। अगर जो इसी एल्कोहल की क्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा दें तो आपका एस्टर बन जाता है। तो इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाता है। इट मींस जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो पहला आपका हो गया था थर्मल डिएसोसिएशन अर्थात तापीय वियोजन। दूसरा था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तब वो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। लेकिन अगर जो वो वीक एसिड है और वो वीक आपका वहां पे बेस है तब जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो आपकी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। थर्ड हमने आपको बताया हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन। किसी साल्ट का जल के द्वारा डिकम्पोजिशन करवाना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हमने एक आपका साल्ट लिया यहाँ पे एस्टर, जिसका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला आपका RCOR' होता है, वेर जो R है वो एल्किल मूलक होता है। एल्किल मूलक अर्थात ऐसे मूलक जिनका सामान्य सूत्र कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका हमने क्या किया, इसका हमने कर दिया जल अपघटन, तो आपका बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और बन गया ये एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, अगर जो इसी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया में एक दूसरे से करवा दे तो फिर से आपका एस्टर बन जाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण। ठीक है, तो आपका जो इसमें फोर्थ रिएक्शन होगा वो आपकी होगी एस्टरिफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब एल्कोहल से हम करवा दें, रिएक्शन हम लिख के देते हैं, यह आपका हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया जब हम एल्कोहल से करवाते हैं, ठीक है, R-OS से करवाते हैं तो आपका बन जाता है एस्टर अर्थात RCOOR' और साथ में क्या बनता है, जल बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, तो इसमें 4 रिएक्शन आपकी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, मुख्यतः वैसे 4 रिएक्शन ही होती है। पहली आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन है, दूसरी आपकी न्यूट्रलाइजेशन है और तीसरी आपकी हाइड्रोलिसिस है और जो फोर्थ है वो है आपकी एस्टरिफिकेशन।